Hello student, welcome to this lecture. In this lecture we are going to start with वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हम लोग देखेंगे इसमें ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है और इसको लेके हम लापरवाही नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं क्या, बहुत सिंपल सा क्या है एक्चुअली समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, ओके, और इस कंडक्टर के अंदर में क्या है, हम लोग का कंडक्टर का जो लेंथ है वो लेंथ को हम लोग ले लेते हैं एल ले लेते हैं, ओके, और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया वी, ओके। और क्योंकि इसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज फ्लो हो रहा मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नहीं है, और इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नहीं होने के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखते हैं हम लोग। अब इस सेंस में देखा जाए तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो V इज इक्वल टू ई इंटू एल लिखेंगे। लेकिन अगर मैं ओम्स लॉ को देखूं तो ओम्स लॉ लिखते थे V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अब अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा, देखेंगे आई आर इज इक्वल टू ई एल। बट हम लोग आई आर इज इक्वल टू पढ़ते थे यहां से कि आई और आर की जगह लिखते थे हम लोग यहां पर रो एल बाई ए इज इक्वल टू ई इंटू एल। तो एल और एल कट गया तो बचा हमारे पास क्या, बताइए, आई बाई ए रो इज इक्वल टू ई। इसी चीज को आप चाहो तो आगे जाकर लिख सकते हो आई बाई ए मतलब करंट डेंसिटी, उसके बाद आ गया रो एंड दिस इज व्हाट ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म को आप ऐसा लिख सकते हैं, ओके। और नहीं तो आप चाहो तो इसको कंडक्टिविटी के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तब आप ऐसा लिखते हैं कि रो को अगर नीचे ले जाओगे तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे सिग्मा ई। ये भी हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। तो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाता है, तो इसको नहीं छोड़ना है अपने को, इसलिए इसको पढ़ लेना चाहिए अपने को। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में ही बात करें तो रेजिस्टेंस को ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग ना। देखिए क्या होता है ना, हम लोग को कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जब करंट को कंट्रोल करना पड़ता है। कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे करंट, आपको ज़्यादा करंट को फ्लो को रोकना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ के सर्किट में करंट को रोकने के लिए हम लोग कुछ कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, और उन कंपोनेंट्स में एक होता है रेजिस्टर। तो हम लोग अब देखना चाहते हैं सब कॉमनली यूज्ड कमर्शियल रेजिस्टर। कमर्शियल रजिस्टर मतलब जो हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह में यूज करते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए, उन्हीं रजिस्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या टाइप का रजिस्टर्स होता है। तो बेसिकली हम लोग देखा गया दो ही टाइप का कमर्शियली अवेलेबल रजिस्टर होता है। एक होता है जिसको कहते हैं अपन वायर बाउंड रजिस्टर्स, वायर बाउंड रजिस्टर्स। रजिस्टर्स मतलब जो रेजिस्ट करता है करंट के फ्लो में, रेजिस्ट करता है, उनको रेजिस्टर्स बोलते हैं। तो जानबूझ के हम लोग इंटेंशनली या डिलिबरेटली हम लोग सर्किट में ऐसी कुछ चीजें यूज करते हैं जो करंट के फ्लो को रोकता है। वायर बाउंड रेजिस्टर्स होता है, और दूसरा जो होता है हम लोग का उसको बोलते हैं हम लोग का कार्बन रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टर्स। हम लोग क्या करते हैं, वायर बाउंड जब रेजिस्टर पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली में नाम से लग रहा है वायर बाउंड। अब वायर बाउंड का मतलब होगा कि यहां पर क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसा सिलेंडर रहता है, सेरेमिक वगैरह का बना हुआ रहता है ये सिलेंडर, और इस सिलेंडर के ऊपर कुछ ऐसे वायर्स का हम लोग कवरिंग करते हैं, वाइंड करते हैं। वायर बाउंड बोला मतलब वायर से बंधा हुआ, तो कुछ इस तरह से वायर से हम लोग इसको बांध बांध के हम लोग इसको रेजिस्टेंस को बनाते हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था जितना लेंथ ऑफ द वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो लंबा लंबा वायर लोगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, छोटा वायर लोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन ये वायर जो लिया जाता है ये कोई भी वायर नहीं रहता, कुछ खास प्रकार के वायर्स होते हैं, जिसमें हम लोग का होता है, एक होता मैग्नाइन होता है, मैग्नाइन होता है, कॉन्स्टेंटेन होता है, कॉन्स्टेंटेन होता है, और कई बार हम लोग इसमें निक्रोम भी यूज करते हैं, निक्रोम भी यूज करते हैं हम लोग।
तो ये वायर बाउंड रेजिस्टर्स होता है। ये वायर बाउंड रेजिस्टर्स का हमारे पास जो एडवांटेजेस होता है कि ये टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो ये इसका एक बहुत अच्छा खासियत होता है। लेकिन इसका दिक्कत होता है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि यहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये बहुत पोर्टेबल नहीं होता, बहुत छोटा नहीं होता है और खूब हेवी अमाउंट में हीट जनरेट करता है। और जितना बड़ा रेजिस्टर बनाने जाओगे आपको उतना लंबा वायर चाहिए और चीज़ें बड़ी होने लग जाती हैं। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, कुछ खास प्रकार के रेजिस्टर यूज़ करते हैं जिसमें कार्बन और उसमें कुछ क्ले वगैरह मिला के हम लोग रेजिस्टर्स बनाते हैं। और उन रेजिस्टर्स में हमारे पास जो खास प्रकार का रेजिस्टर, जो सबसे पॉपुलर रेजिस्टर होता है, जिसको कहते हैं हम लोग कलर कोड रेजिस्टर बोलते हैं, कलर कोड रेजिस्टर। इसका खासियत ये होता है, ये एक सेपरेट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है ये वाला, इसके ऊपर बेस करके न्यूमेरिकल्स वगैरह आता है काफ़ी ना। ये कलर कोड रेजिस्टर में क्या होता है, ये एक प्रकार कार्बन और क्ले से बना हुआ रेजिस्टर होता है, बहुत छोटा होता है और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि ये बहुत छोटे वैल्यू से लेकर बहुत बड़े वैल्यू तक का रेजिस्टर्स का आप इसमें से बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छे रूप में इसको यूज़ कर, सबसे कॉमन यूज़ किया जाता है ये वाला। अब ये कलर कोड रेजिस्टर होता कैसा है, दिखता कैसा है, तो क्या होता है ना, एक कलर कोड रेजिस्टर को अगर आप देखोगे तो कलर कोड रेजिस्टर दिखने में कुछ ऐसा होता है। मैं भी आपको उसका एक पिक्चर दिखाऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा कि कलर कोड रेजिस्टर कैसा दिखता है। वो कुछ इस प्रकार से दिखने वाला होता है, इस तरह से दिखने वाला होता है। यहाँ पर हम लोग का दो टर्मिनल होता है। अब उस दो टर्मिनल के बाद यहाँ पर इनके ऊपर कलर का ऐसा रिंग बना रहता है, ये ऐसा एक रिंग बना रहेगा। उसके बाद फिर एक और रिंग ऐसा बना रहेगा। उसके बाद मान लेते एक और रिंग अपना ऐसा बन जाएगा कुछ इस तरह से। क्या होता है, डिफरेंट कलर्स के रिंग रहते हैं, तो तीन ही कलर के रिंग होते हैं। और यहाँ पर चौथा जो होता है, फोर्थ जो होता है, यहाँ पर रिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये जो होता है इनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यूज बोलते हैं, मतलब वो आपको इसके वैल्यू के बारे में बताता है। और ये वाला पार्ट जो होता है उसको टॉलरेंस बोलते हैं हम लोग, टॉलरेंस बोलते हैं। टॉलरेंस मतलब ये एक्यूरेसी को बताता है या इसमें कितना एरर है उसको बताता है। इसको मैं अभी आपको एक पिक्चर में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कलर कोड रजिस्टर दिखता कैसा है। ओके, तो एक कलर कोड रजिस्टर को देखने का ये बेसिकली हम लोग का तरीका है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि बोलोगे कि इन रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे तो ऐसा रहता है कि इसके ऊपर प्रिंटेड लिखा रहता है कि इसका वैल्यू इतना है। इसके ऊपर कभी कोई वैल्यू नहीं लिखा रहता है, उसको आपको पढ़ना आना चाहिए और उसको पढ़ने का तरीका ही हम लोग को पढ़ना है, जानना है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग कलर कोड रेजिस्टेंस को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं और उसके कोड को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे यहाँ पे कलर कोड कार्बन रजिस्टर कि, तो जो आप लोगों को रजिस्टर दिखाया था वो रजिस्टर में कैसे रीड करते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए कलर कोड कार्बन रजिस्टर, ठीक है। तो कलर कोड कार्बन रजिस्टर में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से कोडिंग को देखते हैं, कलर कोड को पढ़ते हैं हम लोग। तो कलर कोड को पढ़ने का हमारे पास तरीका होता है। तो पहला हम लोग जिसमें टेबल बनाते हैं वो होगा कलर के लिए होगा, पहला वाला होगा कलर के लिए। दूसरा वाला होता है नंबर के लिए और तीसरा वाला होता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। अगर कलर के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से कलर का पैटर्न को याद रखेंगे, कलर का पैटर्न याद रखने का तरीका है, एक छोटा सा फ्रेज याद रखेंगे, सेंटेंस है इनफैक्ट, बी बी रॉय ऑफ को सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज कर रहा हूं, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब ये क्या है, इसका पैटर्न को इसको समझते हैं ना, बहुत इजी देखिएगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, बहुत इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए बी स्टैंड्स फॉर, पहला क्या होगा, बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक, दूसरा बी स्टैंड्स फॉर ब्राउन, आर स्टैंड्स फॉर रेड, ओ स्टैंड फॉर ऑरेंज, वाई स्टैंड्स फॉर येलो, G stands for green, then blue,
then violet, then gray, and finally white. अब ब्लैक जो होता है उसका जो नंबर होता है वो 0 होता है और मल्टीप्लायर जो होता है 10 टू द पावर 0. ब्राउन जो होता है वो 1 होता है, मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 1. रेड 2 लेंगे, मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 2. ऑरेंज जो होगा 3, मल्टीप्लायर कितना होगा 10 टू द पावर 3 होगा, 10 टू द पावर 3. और येलो के लिए लेंगे 4, इसका बन जाएगा 10 टू द पावर 4. ग्रीन के लिए लेंगे 5, मल्टीप्लायर जो होगा 10 टू द पावर 5. ब्लू के लिए होगा 6, मल्टीप्लायर होगा 10 टू द पावर 6. वॉलेट के लिए होगा 7, मल्टीप्लायर होगा 10 टू द पावर 7. ग्रे के लिए होगा 8, मल्टीप्लायर होगा 10 टू द पावर 8. एंड फाइनली व्हाइट के लिए होगा 9, और व्हाइट के लिए 9 रहेगा और इसका मल्टीप्लायर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 10 टू द पावर 9. ठीक, बस इतना ही हमको मेमोराइज करना है, याद रखना है. और जो फोर्थ बैंड होता है वो अगर नो कलर है तो 20% प्लस या माइनस उसमें एरर हो सकता है, और अगर फोर्थ बैंड सिल्वर कलर का है तो उसमें प्लस माइनस 10% का एरर हो सकता है, और गोल्ड अगर गोल्डन कलर का है फोर्थ बैंड तो 5% का हम लोग का प्लस या माइनस एरर हो सकता है. मतलब ये इसको बोलते फोर्थ बैंड को टॉलरेंस बैंड कहते हैं हम लोग. मतलब 10% एरर का मतलब क्या हो जा रहा है कि जैसे मान लेते हैं 200 ओम का है तो उसमें 10% एरर मतलब तो 200 का 10% कितना होता है 20 होता है. तो जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 20 ऐसा लिख के छोड़ देंगे. अगर 10% का हम लोग का एरर आ रहा है तो सिल्वर बैंड अगर है तो गोल्डन बैंड में एरर कम रहता है, सिल्वर बैंड में एरर थोड़ा ज्यादा रहता है, और कोई भी कलर ना हो तो उसमें हम लोग का एरर थोड़ा ज्यादा होता है. ठीक है, देखिए यहां पर आपको एक कलर कोड रजिस्टर दिख रहा है. इसमें पहले दिया है आपको ब्लू, उसके बाद दिया है रेड, उसके बाद दिया अपने पास ब्लैक. अब आपको बोलता है कि इसका रजिस्टर्स फाइंड आउट कीजिए. तो कैसे निकालते हैं उसको बता रहा हूं मैं आपको. पहला दो जो रहेगा वो उनके सिग्निफिकेंट नंबर्स को बताएगा, और जो लास्ट वाला रहेगा वो उसके पावर को बताएगा, मल्टीप्लायर को बताएगा. जैसे इसका वैल्यू क्या होगा, तो ब्लू का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू था वो था हमारे पास कितना 6 था. ठीक है, तो हो जाएगा 6. ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास रहेगा यहां से 6 के बाद रहेगा रेड. रेड के लिए जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा वो कितना होगा 2, तो 62 लिखेंगे. और लास्ट वाले के लिए मल्टीप्लायर यूज करते हैं, मतलब क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 0. मतलब ये जो होगा ये होगा हमारा 62 ओम का होगा. ठीक है, वो सिंपल सा है, आपको समझ में आ रहा होगा. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल में बताता ये एक कलर कोड रजिस्टर है, और इस कलर कोड रजिस्टर का जो कलर कोड है वो कुछ इस प्रकार से है. पहला वाला बताता रेड है, दूसरा वाला बताता ब्लू है, और तीसरा वाला बताता येलो है, और ये चौथा वाला गोल्डन कलर का है. तो आपसे बोलता है अगर ऐसा है तो इसका वैल्यू क्या होगा. तो इसका वैल्यू में ध्यान रखेंगे, इसमें अगर मैं आर बी वाई लेता हूं, ठीक है, तो उस केस में क्या लिखेंगे अपन, आर स्टैंड फॉर 2, बी स्टैंड फॉर 6, एंड वाई स्टैंड फॉर 5. वाई स्टैंड फॉर हम लोग के पास आता 4. तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4. ठीक है, और इसमें आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास, गोल्डन है तो 5% एरर. इतना ओम का होगा हमारा वैल्यू. ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कलर एक इलस्ट्रेशन को देखिए. इसमें दिया हुआ है अ कलर कोड रजिस्टर इज हैविंग वैल्यू 560 प्लस माइनस 56 ओम, डिटरमाइन इट्स कलर कोड. ठीक है, आपको इसका कलर कोड को फाइंड आउट करना है. अब देखिए कलर कोड के लिए आपको देखना पड़ेगा 560. 560 का मतलब हो जा रहा है 56 इंटू 10 टू द पावर 1. ये वाला पार्ट तो टॉलरेंस को बता रहा है, टॉलरेंस के बारे में बाद में बात करेंगे. अब आपको पता है कि 5 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो है ग्रीन. ओके, उसके बाद हमारे पास 6 का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो है ब्लू, और ये जो तीसरा रहता है वो उसके लिए मल्टीप्लायर देखते हैं. और मल्टीप्लायर में आपको पता है 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1 जो होता है वो ब्राउन का होता है. तो ये बन जाएगा ग्रीन, ब्लू, ब्राउन. ठीक है, तो
तो ये बन गया। साथ में देखोगे एक और भी चीज दिया 56 प्लस माइनस। अब एक बात बताइए, 56 जो है वो आपको लगता नहीं 560 का 10% है? बिकॉज 56 बाई 560 इंटू 10, सॉरी इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा आप देखोगे यहां से, दिस विल बी इक्वल टू 10%। मतलब इसमें 10% का टॉलरेंस है। तो 10% का टॉलरेंस के लिए कौन सा वाला कलर कोड यूज करते हैं हम लोग? सिल्वर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये सिल्वर आ जाएगा। मतलब हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, जिसमें हम लोग देखेंगे ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, सिल्वर। इसको मैं पूरा पूरा लिख देता हूं, नहीं तो बी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो रहेगा ग्रीन, ओके, उसके बाद रहेगा हमारे पास ब्लू, उसके बाद रहेगा ब्राउन, एंड देन हो जाएगा टॉलरेंस के लिए सिल्वर, क्योंकि सिल्वर जो होता है वो 10% टॉलरेंस को शो करता है, या एरर। टॉलरेंस का मतलब क्या हो जा रहा है? यहां पर एरर हो जा रहा है। ठीक है, चलिए इस वाले इलस्ट्रेशन को देखेंगे। क्या दिया हुआ? अ वायर ऑफ सर्टेन रेडियस इज स्ट्रेच्ड बाय सच दैट इट्स रेडियस डिक्रीजेस बाय फैक्टर n, कैलकुलेट्स इट्स न्यू रेजिस्टेंस। तो मान लेते हैं हम लोग यहां पर ऐसा एज्यूम करते हैं, लेट इट्स न्यू रेजिस्टेंस, ओल्ड रेजिस्टेंस, लेट इट्स actual resistance बी आर नॉट मान लेते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग के बाद मान लेते हैं आर है। अब आपको स्ट्रेचिंग के लिए मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था, याद करेंगे क्या था? आप लोगों को याद आता होगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, ओके, एंड A2 बाई A1। यहां पे L1 L2 लेंथ पहले का और बाद का है, और A2 और A1 क्या होता था? इनका क्रॉस सेक्शन एरिया होता था। अब आपको पता है कि यहां पर ऐसा करने पर, कुछ भी ऐसा कुछ करते स्ट्रेच करने से, अगर डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हमारा वॉल्यूम ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा, जिस कारण से हम लोग के पास एक रिलेशन आता था कि A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, उसके हिसाब से एरिया। अब क्योंकि ये रेडियस बोल रहा है, मतलब ये एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में होगा एक वायर, तो क्या लिखेंगे? पाई R1 का स्क्वायर L1 इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर L2, ऐसा लिख देंगे, जिससे हमारे पास आ जाएगा यहां से L1 बाई L2 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर। तो अब इस चीज को अगर आप इसमें रखते हैं तो इनिशियल रेजिस्टेंस R0 था, बाद का रेजिस्टेंस को हम लोगों ने R माना, इसका लेंथ पहले L था, अब इसका लेंथ के बारे में कुछ नहीं बताया, चलिए छोड़ दीजिए। तो L1 की जगह आप एक काम करेंगे, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, और एरिया की जगह पर पाई R2 का स्क्वायर बाई पाई R1 का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो यहां से आपके पास देखेंगे एक रिलेशन आ जाएगा। अगर आप इसको देखते हैं ध्यान से, तो R0 बाई R इज इक्वल टू, आप लिखेंगे यहां पर R2 बाई R1 का पावर 4, लेकिन जो नया रेडियस है वो पुराना रेडियस का 1 बाई n टाइम्स है ना, डिक्रीजेस बाई फैक्टर n बोल रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा? इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, R0 बाई R विल बी इक्वल टू R2 जो है दैट इज 1 बाई n ऑफ R है, मतलब R1 है इसके हिसाब से। तो यहां पर आप रख देंगे तो क्या जाएगा? R2 की जगह लिखेंगे 1 बाई n R1 बाई R1 का पावर 4। ये कट गया तो सीधा सीधा हमारे पास आ गया यहां से कि हमारा जो R का वैल्यू हो जाएगा, R का वैल्यू दैट R विल बी इक्वल टू, हम लिखेंगे n का पावर 4 टाइम्स ऑफ R0। मतलब हमारा जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो पुराने वाले रेजिस्टेंस का जो भी फैक्टर n टाइम्स अगर रहा होगा तो उसका 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? फोर्थ पावर, एक्चुअली नॉट 4 टाइम्स,
फोर्थ पावर इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, इसको आप एक न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व कर रहे हैं, चाहे तो आप इसको एक रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हैं, जहां जो आपके आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। ओके, चलिए इस इलस्ट्रेशन में देखेंगे क्या बता रहा है। 2R A and B have length ratio 1:5, diameter ratio 3:2. If resistance of B is 180 ohm, find the resistance of A. तो देखिए यहाँ पर जब डायमीटर का रेशियो बोलते हैं मतलब वो रेडियस का रेशियो भी होता है, क्योंकि डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, तो इसे 2 और 2 कट जाएगा, तो सीधा सीधा आपके पास सीधा बता दिया है कि RA/RB मतलब रेडियस जो दे दिया है वो हम लोग को दे दिया 3:2 और LA/LB ये दे दिया है 1:5 मतलब 1/5। अब हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलता है कि अगर B का रेजिस्टेंस ये भी दे दिया आपको कि इफ RB इज इक्वल टू आपको दे दिया है 180 ओम है, तो RA का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको दिया हुआ है। चलिए इसके लिए भी सीधा सीधा वही हम लोग के पास तरीका है, सीधा सीधा आप लिख सकते हो कि दोनों सेम मटेरियल का है। पहले तो यहाँ पर ये चीज़ जब कुछ बताया नहीं तो आप समझ जाएंगे दोनों सेम मटेरियल का है। दोनों अगर सेम मटेरियल का है तो सीधा आपके पास आ जाएगा R1 इज इक्वल टू रो L1/A1 रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन से, एंड R2 इज इक्वल टू रो L2/A2, जिससे हमारे पास आ जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 एंड A2/A1। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा R1/R2, तो यहाँ पे R1 और R2 क्या है, A और B है, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकते हैं। इसको ऐसा ना लिख के आप लिख सकते हैं कि RA/RB इज इक्वल टू LA/LB into AA/AB, एरिया ऑफ B। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करते तो एरिया का मतलब हो जाएगा पाई RA का स्क्वायर एंड पाई RB का स्क्वायर, जिसके कारण R पाई पाई कट जाएगा, तो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट मिलता है कुछ इस तरह से। वो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, देखिए फाइनल रिजल्ट बनेगा RA/RB इज इक्वल टू LA/LB, और ये हो जाएगा RB/RA का होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, ये 1:5 दिया है और RA/RB 3:2 दिया है, तो ये 2:3 का स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना ही करना था। अब RA का वैल्यू फाइंड आउट करना है, RB का वैल्यू आपको दिया है 180 ओम, और इसे अगर आप सॉल्व करते तो 1/5, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 2s 4, 3 3s 9। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो RA विल बी इक्वल टू 180 इंटू 4 बाई, यहाँ से लिखेंगे 5 इंटू 9। ओके, तो 5 से अगर आप इसको 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो 9 20s एंड 5 4s, तो हमारे पास आ जाएगा 16 ओम। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला एक्सप्रेशन, हमारा ये वाला इलस्ट्रेशन जो होता है सॉल्व होता है। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीज़ें देखेंगे। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड।